Hello and welcome everyone. Welcome to the channel FISAI and this is the lecture 2 of unit and dimension. So फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि ये जो चैनल है FISAI, यहाँ पर आपको क्लास 11th एंड 12th से रिलेटेड फिजिक्स के कंटेंट लगातार प्रोवाइड कराए जाएंगे थ्रू आउट द होल ईयर फ्री में अप टू जेई लेवल। ठीक है, और इस चैनल का पूरा नाम है FISAI फिजिक्स फॉर जेई, मैं आपको बता दूं। और अगर अभी तक आपने हमारे लेक्चर 1 वाले वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। वहां पर लेक्चर 1 में हमने डिस्कस करा था फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा था कि दैट व्हाट आर डायमेंशंस कैसे फाइंड करे जाते हैं, उन चीजों के बारे में पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 2 को। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो है डायमेंशन ऑफ जी। डायमेंशन ऑफ जी यानी कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होगा। तो ये कैपिटल जी आपको मैं बता दूं, अगर आपको याद ना हो तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कैपिटल जी के बारे में? देखो, F इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने वहां पर पढ़ा था, मैं आपको बता दूं। तो ये कैपिटल जी जो है इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये लॉ क्या था मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। जैसे मान लो यहाँ पर दो मासेस हैं आपके पास, ठीक है, एक का मास है M1 और एक का मास है M2, और ये दोनों एट अ डिस्टेंस आर सेपरेटेड हैं फ्रॉम ईच अदर। तो मैं आपको बता दूं M1 और M2 दो मास हैं और दोनों आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या आता है हमारा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। एंड जब आप इन दोनों इक्वेशन को सम अप करोगे तो आप यहाँ पर फाइंड देख सकते हैं, आपको F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप लिख सकते हैं M1 M2 बाई आर स्क्वायर। एंड उसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद एक जो कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कैपिटल जी से लिखते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो मैंने यही लिखा है बेसिकली। सो आपको अभी याद आ गया होगा कि ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका डायमेंशन फाइंड करना है। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, सबसे पहले गिवन क्वांटिटी जिसका भी आपको डायमेंशन फाइंड करना है, सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको उसके यूनिट्स लिखने हैं, देन उसको आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज में चेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं, इस इक्वेशन से मैं यहाँ पर जी का जो है फॉर्मूला लिखूंगा। तो जी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? हम लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 M2 लिख सकते हैं। अब एक चीज बताओ, फोर्स है यहाँ पर, ठीक है, फोर्स का यूनिट हम लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन। और ये आर क्या है बताओ? आर है हमारा एक तरह का डिस्टेंस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, एक केजी है तो दूसरा भी केजी है, बताओ तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, केजी स्क्वायर। यानी जो हमारा यूनिट आ गया क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, आप न्यूटन को आप केजी के टर्म में चेंज कर सकते हैं क्या? हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है बताओ, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आप अगर इसको चेंज करेंगे तो न्यूटन को आप लिख सकते हैं क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि फोर्स 1 न्यूटन इक्वल टू आप लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मैंने यहां पर लिख दिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने अब इसके यूनिट्स को अच्छे से लिख लिया है। अब देखो, एक केजी और एक और केजी यहाँ नीचे का कट गया, तो आपके सामने जो ये फॉर्मूला मैनिपुलेट करके आएगा, जी का जो यूनिट आएगा आप देखो क्या आएगा, ऊपर आ गया आपके पास मीटर क्यूब, नीचे है आपके पास सेकेंड स्क्वायर, एंड उसके बाद आपके पास है क्या बताओ, आप बोल सकते हैं उसके बाद है आपके पास यहाँ पर केजी नीचे। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ना है। तो अब यहां से फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ोगे, मीटर किसका यूनिट है बताओ, लेंथ का, और यहाँ पर मीटर पर क्यूब है, यानी यहाँ पर क्या होगा, एल का क्यूब डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया टी स्क्वायर, और ये क्या है केजी यानी एम। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा लिख लिया। एंड देन आप अगर इसको मैनिपुलेट करोगे आगे तो आप इसको लिख सकते हैं एम रेज टू -1 टी रेज टू -2 एंड एल क्यूब। ठीक है, आप इसको ऐसे डायमेंशन के तौर पे लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है। सो ये आपको पता चल गया होगा कि डायमेंशन ऑफ जी आपको कैसे फाइंड करना है, मैंने आपको बतला दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैं इनको मिटा देता हूं, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि वहां पर हमने थोड़ा ज्यादा लिख लिया था। आप देखो, मैं फिर से बता देता हूं आपको। यहां पर देखो आप, कैपिटल जी इक्वल टू हमारे पास क्या था, एफ आर स्क्वायर, यहां पर था M1 M2
ठीक है। और अगर आपको इसका डायमेंशन डायरेक्टली फाइंड करना है तो आप फोर्स का डायमेंशन भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ml(t⁻²-2), ठीक है। और ये r क्या है, डिस्टेंस, यानी इसका कितना हो गया l², ठीक है, क्योंकि वहां पर r² है, डिवाइडेड बाई m1 m2 kg², यानी क्या हो गया हमारे पास m²। एंड जब आप इसको आगे मैनिपुलेट करोगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर मैंने नहीं लिया, आपको ब्रैकेट के अंदर लेना है इसको, ठीक है। और ये आप यहां पर लिख सकते हैं ml³, ठीक है, ml³, उसके बाद t⁻² डिवाइडेड बाई m², ठीक है। अब यहां से एक m से एक m कट गया, तो यहां पर बच गया आपके पास m⁻⁻1 l³ t⁻²। सो ये आपको बेसिकली फाइंड हो गया डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आपको फाइंड हो गया। सो मैंने आपको ये चीजें समझा दी होंगी, आई होप आपको ये जरूर समझ आया होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एरिया एंड डेंसिटी। सो आपको एरिया और डेंसिटी का डायमेंशन बताना है बेसिकली। तो सबसे पहले आपको गिवन क्वांटिटी का क्या करना होगा बताओ। सबसे पहले आपको उसका यूनिट लिखना होगा, तो आप लिखोगे यहाँ पर एरिया इक्वल टू यूनिट क्या होता है बताओ, मीटर²। एंड उसके बाद आप लिखेंगे मीटर², यानी मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, यानी l²। तो एरिया का डायमेंशन क्या आ गया, l²। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो एरिया को अंदर ब्रैकेट डालोगे एंड उसका डायमेंशन लिखना है अगर, तो आप ऐसे, ठीक है। आपको ये सब रफ में करना है, देन आप उसको फाइनली ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, डायमेंशन को ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं बताओ, डेंसिटी को लिखते हैं रो से, इसका सिंबल आपको पता है, रो से लिखते हैं, या मैं आपको अगर पूरा लिख दूं यहाँ पर डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास बाई वॉल्यूम। ओके, सो मास बाई वॉल्यूम, तो मास आपके पास क्या है यहाँ पर m, वॉल्यूम क्या होगा l³। तो डेंसिटी का जो आपको डायमेंशन आ गया वो क्या आ जाएगा बताओ, ml⁻⁻3, ये आ गया आपको डेंसिटी का डायमेंशन। सो आई होप आपको डायमेंशन फाइंड करने आ गया होगा कि डायमेंशन कैसे फाइंड करना है किसी भी चीज का। हमने डायमेंशन फाइंड करा कैपिटल जी का, एरिया का, डेंसिटी का। प्रीवियस वीडियो में भी और भी चीजें हमने फाइंड कर रही थी। इस वीडियो में हम लोग और भी ज्यादा अब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो आप अब यहाँ से ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। और हो सकता है आपको वैसी क्वांटिटीज के बारे में भी पूछा जाए डायमेंशन निकालने का, जिनके फॉर्मूलाज आपको पहले से नहीं पता हो, तो वहां आपको फॉर्मूलाज बता दिए जाएंगे एंड उनके सिंबल्स के मीनिंग्स भी बता दिए जाएंगे। सो आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज फ्रॉम SC वर्मा सॉल्व्ड एग्जांपल। पहला क्वेश्चन आप देखो, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। यहाँ पर आपको अलग अलग क्वांटिटीज गिवन है, 4 क्वांटिटीज आपको दिख रही हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको उनके डायमेंशन बताने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखो, द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी। तो इसका डायमेंशन अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, तो मैं इसको नहीं बताने जा रहा आपको। आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं। ओके, ऑप्शन बी, द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फाइंड करना है। तो आपको जो ये फॉर्मूला दिख रहा है S इक्वल टू ρg/h/2, आपको इसी फॉर्मूला से इसका डायमेंशन फाइंड करना है। तो मैं आपको इसके मीनिंग्स बताऊंगा फॉर्मूला के, ठीक है, तब आप इसको डायमेंशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग ब्लैंक स्क्रीन की ओर। आप देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, हमें क्या फाइंड करना है, S इक्वल टू ρg/h/2। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये क्या है 1/2, और ये क्या है ρg/h। तो यहाँ पर 1/2 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे डायमेंशन फाइंड करने में, केवल इतनी चीजों को कंसीडर करना है हमें। ओके, सो हम लिखेंगे यहाँ पर S इक्वल टू ρg/h, और वहां पर कांस्टेंट को कंसीडर किस लिए नहीं कर रहे हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में इसका आंसर दूंगा, ठीक है। आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि क्यों हम लोग कांस्टेंट क्वांटिटी को यूज नहीं करते हैं डायमेंशन फाइंड करने में, ठीक है। तो ये जो रो आपको दिख रहा है ये क्या है, डेंसिटी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं m/l³ का डायमेंशन इनटू ये क्या है स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक तरह का एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है l/t²। तो यहाँ मैंने लिख दिया l/t²। उसके बाद हमने लिखना है r क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, h क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, दोनों हो गया l, ठीक है। तो l हो गया यानी l², यहाँ पर हमने लिख दिया डायमेंशन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप देखो, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ पर है l³ और ये l इंटू l², ये भी क्या आ गया l³। तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया mt⁻²। सो बेसिकली आपने
सरफेस टेंशन का डायमेंशन फाइंड कर लिया। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा सरफेस टेंशन का डायमेंशन कैसे फाइंड करना था। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई होप इसमें कुछ भी नहीं था, आपको मैं बता दूं। आपको बस बेसिकली क्या करना था, सिंपल फॉर्मूलाज आपको गिवन थे, उन फॉर्मूलाज के डायमेंशन आपको फाइंड कर पुट करने थे एंड देन सॉल्व करना था, तो आपको ये आंसर आ गया। ओके, हमारा जो क्वेश्चन था आप देखो, सेकेंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सरफेस टेंशन वाला। थर्ड जो क्वेश्चन है द थर्मल कंडक्टिविटी के, इसका हमें डायमेंशन फाइंड करना है, थर्मल कंडक्टिविटी के। तो तीसरा जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है Q इक्वल टू के ए थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो आपको दिख रहा है एक्चुअली में ये है चेंज इन टेम्परेचर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसको सॉल्व करना है हमें, तो मैं आपको ब्लैंक स्क्रीन पे ले चलता हूं फिर से। हमारे पास जो फॉर्मूला था मैं उसको लिख देता हूं, मैं यहां पर उसको लिख दे रहा हूं कि Q इक्वल टू के ए, यहां पर देखो ये चेंज इन टेम्परेचर इनटू टी डिवाइडेड बाई आपके पास था यहां पर डी। ठीक है, तो आपको ये के, इसी को बोलते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसी का आपको डायमेंशन फाइंड करना है बेसिकली। तो आप क्या करेंगे, यहां से के का फॉर्मूला लिखेंगे, तो के इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, क्यू डी बाई ए, यहां पर चेंज इन टेम्परेचर इनटू टी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर आप डायमेंशन लिखना शुरू करो। Q इज अ हीट एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन ऑलवेज सेम होता है, आप किसी भी एनर्जी का डायमेंशन निकालो। हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फाइंड करा था, तो वहां पर एनर्जी का डायमेंशन हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। देन डी, तो यहाँ पर आपको जो डी है गिवन, ये d इज द थिकनेस, यहाँ पर थिकनेस है d, तो d एक तरह का क्या है, लेंथ आप कह सकते हैं। तो वहां पर हम जो d के जगह पर l यूज करेंगे, तो यहाँ हमने l यूज कर लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई a है आपका यहाँ पर एरिया, तो एरिया की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, एल स्क्वायर इनटू चेंज इन टेम्परेचर यानी केल्विन। तो हमने, क्योंकि केल्विन भी क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो डायरेक्ट के हम यूज करेंगे, एंड t यहाँ पर हमने t यूज कर लिया। ओके, सो यहाँ पर देखो आप एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखो आप एल स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो अगर आप यहाँ से के का डायमेंशन अगर फाइंड करेंगे, तो के का डायमेंशन आप लिख सकते हैं इजिली यहाँ से m, मैं आपको बता दूं m l t रेज टू -3 केल्विन इनवर्स। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, ये t ऊपर चला गया, देखो ये वाला t जो है यहाँ पर ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पर क्या हो गया, टोटल -3 हो गया, तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिया -3। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले को मैनिपुलेट करना है, देन उसको यूनिट्स में चेंज कर देना है। यूनिट्स में चेंज कर दो या आप डायरेक्टली डायमेंशन फाइंड करना शुरू करो, आप इजिली फाइंड कर सकते हैं वहां से। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, इस क्वेश्चन में देखो आप F इक्वल टू माइनस ईटा ए इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ये है विस्कस फोर्स का डायमेंशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो विस्कस फोर्स का आपको डायमेंशन फाइंड करना है, तो मैं आपको चलता हूं ब्लैंक स्क्रीन पर लेकर, और यहां से आप लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला गिवन क्या है बताओ, आपको गिवन है फॉर्मूला F इक्वल टू माइनस ईटा ए वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1, और यहां से आपको क्या फाइंड करना है, विस्कस फोर्स का यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये ईटा का आपको डायमेंशन फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आप यहां से लिख सकते हैं n इक्वल टू, आप यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ, या आप डायरेक्टली सॉल्व करो। F इक्वल टू हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन देखो आप, F इक्वल टू m l t रेज टू -2 लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस साइन को कंसीडर नहीं करना है, यहाँ पर ईटा हमने लिख दिया। ए आपका जो यहाँ पर, ये आपका ए जो है यहाँ पर है एरिया, तो हमने लिख दिया एल स्क्वायर, और ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी वेलोसिटी बाई ये आपका डिस्टेंस आप कह सकते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर एल स्क्वायर एल बाई टी। ठीक है, यहाँ पर देखो एल बाई टी इंटू एल। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया एल बाई टी, वेलोसिटी का हो गया एल बाई टी, और ये लेंथ का हो गया एल। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं ईटा, ये एल और एक एल चला गया। ठीक है, यहाँ पर बच गया एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर बाई टी। ठीक है, और यहाँ पर बच गया एम एल टी रेज टू -2। तो आप यहां से अगर ईटा का डायमेंशन लिखेंगे, तो आप यहां से लिख सकते हैं एम एल इनवर्स टी रेज टू -1।
सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि हमने कैसे इस फॉर्मूले में इस चीज में डायमेंशन कैसे फाइंड करा। सो आई होप आपको डायमेंशन क्लियर करना पॉसिबल हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा पूरी तरह। ओके, सो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देखो स्क्रीन पर, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ द चार्ज, द पोटेंशियल, द कैपेसिटेंस एंड द रेसिस्टेंस। देखो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, चार क्वेश्चन गिवन है और ये चारों के फॉर्मूलाज आपको नीचे दिख रहे हैं। चार्ज का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, पोटेंशियल का भी फॉर्मूला आपको देखो U इक्वल टू VIT, यहाँ से आप V कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको गिवन है, चार क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है ताकि आप इनका डायमेंशन बता सके। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज द चार्ज। चार्ज का क्या डायमेंशन है? तो फॉर्मूला आप देखो नीचे लिखा हुआ है Q इक्वल टू IT। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख लिया Q इक्वल टू IT। ओके, तो यहां पर आप एक चीज देखो, Q जो है हमारा चार्ज, यहां पर I जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, T जो है वो हमारा है टाइम। सो आप एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो Q को हम लोग एज अ IT डिनोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे Q का डायमेंशन लिखेंगे। तो Q का डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे? I, ठीक है, और ये T। ठीक है, तो अब इसको आप आगे लिख सकते हैं ऐसे I और ऐसे हमने लिख दिया कैपिटल T। ठीक है, तो ये हमने डायमेंशन लिख लिया Q का। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, द पोटेंशियल। पोटेंशियल का डायमेंशन आपको फाइंड करना है। तो आपको जो फॉर्मूला है U इक्वल टू VIT, तो वहां से आप फाइंड करेंगे इसको। तो हम यहां पर लिख देते हैं आपको, देखो U इक्वल टू VIT। ठीक है, अब यहां से आप V इक्वल टू क्या लिखेंगे? U बाई IT। अब एक चीज बताओ, U क्या है? एनर्जी, तो उसका डायमेंशन क्या होगा बताओ? mL² T⁻²। ये चीजें आपको याद रखनी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये डिराइव किया था। ठीक है, ये डायमेंशन कैसे आया था। और ये जो I है आपको यहाँ पर देखो, ये I, ठीक है, ये I आपका क्या है? करंट। तो यहाँ पर हमने लिख लिया I, और T क्या है? टाइम। तो ये लिख लिया T हमने। सो आपका U का जो डायमेंशन है, आप देखो U का जो डायमेंशन है वो आपके सॉरी V का जो डायमेंशन है वो आपके सामने आ जाएगा mL² I⁻⁻1 एंड T⁻⁻3। ठीक है, ये बेसिकली जो नीचे T था वो ऊपर चला गया तो -3 हो गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये दोनों Q का जो हमने डायमेंशन निकाला एंड U का जो हमने डायमेंशन निकाला, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, मैं इनको मिटा देता हूं और उसके बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन पे और चलते हैं। तीसरा जो आपको निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। इसका मतलब बोलो कैपेसिटेंस, ये जो फॉर्मूला Q इक्वल टू CV जो दिया हुआ है आपको, यहाँ पर C इक्वल टू आप निकालेंगे क्या? Q बाई V, देन आप वहां से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल लोगे। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस आपको नया वर्ड लग रहा होगा कैपेसिटेंस, तो मैं आपको बता दूं ये क्लास 12th में आपको पढ़ना है। ये बेसिकली कैपेसिटर, जैसे मान लो एक डिवाइस होता है कैपेसिटर, ठीक है, एक डिवाइस है कैपेसिटर जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक डिवाइस कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, तो कितना एनर्जी वो स्टोर कर सकता है, उसी का कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। और वही कैपेसिटेंस का आपको यहाँ पर डायमेंशन फाइंड करना है। तो हम लोग इसका डायमेंशन फाइंड करने की ओर चलते हैं। आप देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू CV। तो हमने C का डायमेंशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे C इक्वल टू Q बाई V। Q का डायमेंशन हमने फाइंड करा हुआ है, दैट इज IT। एंड V का जो डायमेंशन है हमारे पास, आप बता दो V का डायमेंशन हमने क्या फाइंड करा था, दैट इज mL² I⁻⁻1 T⁻⁻3। सो अब हम यहां से इस चीज को लिख सकते हैं, अगर आप आगे मैनिपुलेट करोगे इस चीज को, तो आप लिख सकते हो m⁻⁻1 L⁻⁻2 I² और यहाँ पर हो जाएगा T⁻⁴। ओके, सो हमने यहां से Q का डायमेंशन बेसिकली लिख लिया है। ऑलराइट, सो अब हम चलते हैं वही लास्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा जो है द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का डायमेंशन हमको फाइंड करना है। देखो V इक्वल टू RI हम जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, तो हम अगर रेसिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है तो हम जानते हैं V इक्वल टू RI, और यहां से हम लोग R इक्वल टू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? V बाई I। V का डायमेंशन हमें पता है क्या? mL², देखो I⁻⁻1 T⁻⁻3। एंड यहाँ पर जो करंट आपको दिख रहा है, ये करंट आप यहाँ पर I लिख दोगे, ठीक है, और इसको आपने लिख लिया ऐसा ब्रैकेट के अंदर,
और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो बेसिकली सिर्फ एक आई यहां पर बढ़ जाएगा। आप देखो तो आप इसको लिख सकते हैं ml² i⁻², t⁻³ ओके। सो हमने एक एक करके चारों का डायमेंशन फाइंड कर लिया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपने। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के क्या यूजेस हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो यूज है आप देखो, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में होमोजेनिटी होनी चाहिए। होमोजेनिटी का क्या मतलब है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले हम इनके तीनों एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं। ये तीनों एप्लीकेशन क्या है। पहला जो है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। दूसरा देखो आप कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स से अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जा सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे तब। ओके, थर्ड जो है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन बताता है। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम लोग फॉर्मूलाज फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे आप देखेंगे वहां पर। सो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग समझते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपके पास 4 एप्पल गिवन है। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया आपके पास 4 एप्पल गिवन है। ओके, और मैंने आपको यहाँ पे 2 एप्पल और दे दिए। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल आपके पास कितने हो जाएंगे आप बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल आपके पास हो जाएंगे 6 एप्पल। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास फिर से 4 एप्पल है, ठीक है, और मैंने आपको 2 ऑरेंज दे दिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास। तो आप इन दोनों को नहीं जोड़ सकते। ठीक है, आप कहेंगे कि मेरे पास 4 एप्पल है और 2 ऑरेंज है। आप ये नहीं कर सकते कि मेरे पास 6 एप्पल ऑरेंज है, ऐसा नहीं कर सकते। आप जोड़ नहीं सकते क्योंकि इनका डायमेंशन अलग अलग हो गया, कैटेगरी यहां पर अलग अलग हो गया। सेम उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी काम करता है। जैसे मैं आपको पहले और भी एग्जाम्पल देता हूं, फिर मैं आपको इसको फिजिक्स के टर्म में समझाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, जैसे मान लो अगर आपको 5 न्यूटन का फोर्स एक जगह लग रहा है। ओके, आई एम सॉरी, ये फिर से मैंने ठीक है, ये देखो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आपके सामने। ठीक है, प्लस 10 न्यूटन का फोर्स और लग रहा है। तो आप टोटल बोलोगे कितना फोर्स है, तो आप बोलेंगे इसको 15 न्यूटन। ठीक है, अब एक चीज बताओ, टोटल फोर्स है 15 न्यूटन, लेकिन अगर आपके पास कोई आ जाए ऐसा और कहे कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है प्लस 10 kg, तो आप बोलो कितना होगा दोनों ऐड करके। तो आप ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब बोलो कुछ तो ऐसा चीज है जो हम मतलब ऐड नहीं कर सकते या अपने मन से उसको साथ में नहीं रख सकते। तो वैसा कौन सा चीज है जहां पे कैटेगरी अलग हो जाता है किसी चीज का। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल से मैं थोड़ा फील दे रहा था। होमोजेनिटी क्या होता है, होमोजेनिटी का मतलब होता है एकदम प्योर। तो अगर 4 एप्पल है 2 एप्पल यानी एप्पल के कैटेगरी में आ गया तो वो होमोजेनस है। मतलब अगर जैसे यहाँ पर देखो आप 4 एप्पल है प्लस 2 ऑरेंज, तो ये क्या हो गया, देखो एप्पल और ऑरेंज आ गया, 2 अलग अलग कैटेगरी आ गई, तो ये हो गया हेट्रोजीनस। और वो वाला जो पहला जो आपको दिख रहा है 4 एप्पल प्लस 2 एप्पल, ये क्या हो गया, होमोजीनस, ये हो गया हेट्रोजीनस। तो आप समझ सकते हैं इस चीज से कि ये यहाँ पर कुछ तो ऐसा चीज है कि जो यहाँ पर फिजिक्स में काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको इसको मिटा देता हूं और फिर मैं आपको इसका धीरे धीरे आपको फील आ जाएगा, पूरा फील आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स फिजी चैनल में आपको पूरा समझ आएगा हर चीज। तो सबसे पहला जो पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, वो है, देखो ध्यान से, 2 quantities in addition or subtraction should have same dimension। 2 क्वांटिटीज जो ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास एक इक्वेशन है x = y + z, तो यहां पर 2 क्वांटिटीज क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। इसका मतलब बोलो y का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, z के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो यही है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी सेम डायमेंशन वाली चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो मैंने वहां पर भी देखो एग्जांपल से जो मैं आपको बता रहा था, 4 एप्पल प्लस 2 एप्पल दैट इज 6 एप्पल। ठीक है, तो वहां पर सेम डायमेंशन, एप्पल दोनों और एप्पल थे तो एप्पल को हमने ऐड कर लिया। लेकिन दूसरा जो केस मैंने आपको बताया 4 एप्पल प्लस 2 ऑरेंज, आप उसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे डायमेंशन क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब मैं आपको और भी ज्यादा इसको क्लैरिटी लाऊंगा एग्जांपल के साथ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, वो है क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ एन इक्वेशन शुड हैव सेम डायमेंशन। जैसे मान लो x, आपको यहाँ पर एक सेकेंड, ये मेरे गलत जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं x = y, ठीक है, तो यहाँ पर x का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए,
y के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, यही बता रहा है सेकंड जो आपका पॉइंट है। क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ एन इक्वेशन शुड हैव सेम डायमेंशन। ओके, अब मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन वहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन गिवन है, वहां पे मैं आपको पूरे अच्छे से क्लियर करता हूं कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। ठीक है, तो आपके सामने जो क्वेश्चन है आप देखो, चेक इक्वेशंस ऑफ मोशन हैव सेम डायमेंशन और नॉट। आपको बतलाना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन का सेम डायमेंशन है कि नहीं, सेम डायमेंशन है कि नहीं, उसका पूरा थ्रू आउट द इक्वेशन आपको ये चेक करना है। तो देखो मैं बता दूं, या आप कह सकते हैं कि डायमेंशनली हम लोग चेक करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन करेक्ट है या नहीं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। जैसे मैं पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लेता हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर हमारा एक टर्म है v, एक टर्म है हमारा u और एक टर्म है at। अब एक चीज बताओ, तो यहाँ पर ये u जो है, u और at दोनों क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, तो इन दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो u का जो डायमेंशन है, सबसे पहले आप यूनिट लिखो, u का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, v का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और at का यूनिट क्या बताओ, एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का सेकेंड। तो ये सेकेंड से एक सेकेंड कट गया, तो ये भी आपको क्या आ गया, ये आ गया बेसिकली, ये भी आ गया आपको मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज आप बताओ, यहाँ पर जो भी क्वांटिटीज ऐड हुई हैं, आप ध्यान से देखो, इन तीनों का यूनिट क्या है, सेम है। तो यूनिट अगर सेम आ गया तीनों का, इसका मतलब बोलो इन तीनों का डायमेंशन भी क्या है, सेम है। तो मैं आपको बता दूं, जब दो इक्वेशन ऐड होती हैं तो उन दोनों का जो दो क्वांटिटी ऐड हो रही है उनका डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ पर u का डायमेंशन क्या होगा बताओ, मीटर पर सेकंड यूनिट है, तो मीटर पर सेकंड यूनिट है तो इसका डायमेंशन होगा L बाई टी। ओके, और आपका जो AT है इसका भी यूनिट क्या आ गया है बताओ, AT जो है आपका यूनिट आ गया है मीटर पर सेकंड, इसका भी डायमेंशन क्या हो गया, L बाई टी। तो आप देखो ये जो U है और T है, AT है, ये दोनों ऐड हुए हैं, तो इन दोनों का डायमेंशन क्या है बोलो, सेम है। तो अब एक चीज बताओ, आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि ये फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन है, कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, आप वहां पर देख सकते हैं जो भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उसका डायमेंशन क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। और जो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, क्वांटिटीज ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन शुड हैव सेम डायमेंशन। किसी इक्वेशन के दोनों साइड का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। देखो इधर आपको देखो v का डायमेंशन क्या, आपको LHS में देखो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है, डायमेंशन क्या है बोलो, L बाई टी। और इधर RHS में भी देखो आपको जो भी क्वांटिटी गिवन है वहां पे भी उसका डायमेंशन क्या है, L बाई टी। तो आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन इसी हिसाब से ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है कि उसका डायमेंशन सेम है, और इसी लॉ को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है कि अगर फिजिक्स में कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, अगर उसमें कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो डायमेंशन होगा, दो क्वांटिटीज जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उनका डायमेंशन ऑलवेज सेम होगा। मैं आपको दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लेता हूं, जैसे मान लो मैं लेता हूं यहां पर, ठीक है, एक सेकेंड, आई एम सॉरी फॉर दिस। देखो यहाँ पर S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हम चेक करेंगे कि क्या इक्वेशन या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड है। यहाँ पर तो देखो यूटी का हम लोग पहले यूनिट लिखो, तो यू क्या है यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड यूनिट, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड, यानी यूनिट कितना आ गया, यूटी का आ गया मीटर। अब एटी स्क्वायर का आप देखो, तो एटी स्क्वायर में हाफ को कंसीडर नहीं करेंगे, कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना, आपको बस एटी स्क्वायर को कंसीडर करना है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू यहाँ पर टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, तो टी स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी कट के कितना आ गया, मीटर। तो आप देखो यूटी का भी यूनिट है मीटर, और हाफ एटी स्क्वायर का यूनिट भी है मीटर। इसका मतलब बोलो, इसका मतलब यही आपको दिख रहा है कि जो भी चीजें ऐड हो रही हैं उसका यूनिट सेम है, यानी उसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, और यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ पर यूटी का जो डायमेंशन है आप लिख सकते हैं वो किसके इक्वल है, एटी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो दो चीजें जो ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो वहां पर डायमेंशन क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। अगर आप एस का डायमेंशन देखो, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एस डिस्टेंस है, तो वो मीटर है यहाँ पर, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल, और बाकी बचे जितने भी क्वांटिटीज है यूटी और एटी स्क्वायर, इनका भी डायमेंशन क्या होगा, एल। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वर्क कर रहा है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ से अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चेक करके बताना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है,
सो आप वहां से उसको चेक करके जरूर बताना, कमेंट जरूर करना अगर आपको वो क्वेश्चन बन जाए तो। और वैसे मुझे पूरा उम्मीद है वो बहुत आसान है, आप इजिली बना सकते हैं उस चीज को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला कॉन्सेप्ट यानी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको, जैसे मान लो पूरे वर्ल्ड में, जैसे मान लो कोई एक देश है जहां पे मास को केजी में लेते हैं, कोई जो दूसरा देश है मान लो वहां पे मास को ग्राम में लेते हैं, फिर कोई और तीसरा देश है जहां पे पाउंड में लेते हैं। तो ऐसी चीजें देखो, ध्यान से समझो मेरी बात, अगर अलग अलग जगह पे आप अलग अलग चीजें कंसिडर करोगे मास के लिए, तो अलग अलग टाइम के लिए अगर आप सब जगह अलग अलग कर दो ऐसा, लेकिन वैसे मैं बता दो आपका टाइम का कहीं पे भी अलग नहीं होता, हर जगह सेकंड में ही कंसिडर करते हैं टाइम को। ठीक है, लेंथ के लिए आप कहीं मीटर मान रहे हो, कहीं सेंटीमीटर मान रहे हो, कभी फुट मान रहे हो, कभी कुछ और मान रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने हमें 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिए हैं। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिए हैं। पहला है हमारा MKS सिस्टम। MKS सिस्टम का मतलब है इसमें जो लेंथ है वो हमारा मीटर में होगा, मास हमारा जो मास हम जो मेजर करेंगे दैट इज केजी में होगा, और जो हमारा टाइम होगा वो हमारा सेकेंड में होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें हमारा MLT, मास लेंथ टाइम, देखो मास किसमें है, केजी में, लेंथ है मीटर में, टाइम है सेकेंड में। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है हमारा CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में आपका जो मास है वो है ग्राम में, और जो आपका लेंथ है वो है सेंटीमीटर में, और टाइम जो है वो आपका सेकेंड में है। ओके, एंड द थर्ड वन इज FPS, फुट पाउंड सेकेंड। यूके में, मैं बच्चों बता दूं आपको, यूके में जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होता है दैट इज FPS। ठीक है, वहां पर FPS सिस्टम यूज होता है। सो FPS जो है आपका फुट पाउंड सेकेंड, ये आपको बताओ, ये देखो वहां पे लेंथ का जो मेजरमेंट है वो फुट में लेते हैं हम लोग, मास का लेते हैं वो पाउंड में लेते हैं, टाइम का लेते हैं सेकंड में लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना कि ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली हमारे साइंटिस्ट ने हमें प्रोवाइड कराई, MKS, CGS एंड FPS। अब एक और सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आप पढ़ते हो SI सिस्टम में, हम बोलते हैं उसको SI यूनिट क्या है किसी भी चीज का। तो ये SI यूनिट क्या है, तो ये SI यूनिट बेसिकली MKS से ही डिराइव किया गया है। ठीक है, एंड इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम आप कह सकते हैं। ठीक है, MKS सिस्टम का ही ये आप कह सकते हैं बड़ा भाई है। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स 4 मोर फंडामेंटल यूनिट्स। देखो हमने MKS में मास, लेंथ और टाइम 3 फंडामेंटल चीजें रखी हैं। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम। SI में क्या होता है, ये 3 के अलावा भी और भी चीजें हम इंक्लूड कर दिए एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और वो चीजें हम कब समझ पाएंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ेंगे, तब वहां पर आप देखोगे कि हम वहां पर अलग अलग और भी चीजें बढ़ाकर यूनिट के तौर पर लिख रहे हैं, डायमेंशन के तौर पे लिख रहे हैं, यूनिट के तौर पे लिख रहे हैं, तो आपको वहां पे वो चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो ऐसा यूनिट बेसिकली आप मान लो कि ये MKS का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक बड़ा भाई के तौर पे आप मान लो। ठीक है, इसमें भी मास, लेंथ, टाइम किसमें होगा, केजी, मीटर और सेकेंड में होगा। सो आई होप आपको ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स आइडिया लग गया होगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। हम अभी इसको देखो, अभी हम जो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं उसी का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो पहला जो हमने एप्लीकेशन पढ़ा दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कोई भी फिजिकल इक्वेशन में अगर कुछ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इक्वेशन के दोनों साइड LHS और RHS का डायमेंशन क्या होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो ये चीजें हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा। सेकेंड हम जो पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एंड उसी को समझने के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये चीज बतला रहा हूं। ओके, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको क्लियर होगा, मैंने अभी आपको बताया है। नाउ अभी देखो, अभी हम लोग समझेंगे कि एक मतलब आप समझो, मैं एक चीज बता दूं आपको, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको हो सकता है कि कभी कोई यूनिट, कोई चीज आपको CGS में गिवन हो, आपको उसको MKS में चेंज करना है, या आपको हो सकता है कि MKS से FPS में चेंज करना है। तो ऐसी चीजें होंगी, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है, यानी यूनिट का कन्वर्जन करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो उस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं उसी को करने जा रहा हूं। ठीक है,
तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, थ्योरेटिकल थ्योरी बेस्ड और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड फॉर्मूलाज है। बट मैं उन चीजों को आपको बाद में बताऊंगा। जो सिंपल जो प्रोसेस है, पहले मैं उनसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। देन उसके बाद में आपको उनके फॉर्मूलाज हो सकता है ये नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, ठीक है। सो हम लोग बढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को बदलने के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को आपको डाइन में चेंज करना है। अब मैं बता दूं आपको, जो न्यूटन है ये आपका एसआई यूनिट है फोर्स का, और जो डाइन है DYNE, ठीक है, ये डाइन जो है ये सीजीएस यूनिट है फोर्स का। यानी आपको किसमें से, एसआई सिस्टम से सीजीएस एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में आपको जाना है। तो इस चीज को आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दूं। देखो प्रोसेस काफी आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको नॉर्मल आपको बस मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। देखो आपको बेसिकली पता क्या करना है, अगर एक वर्ड एक लाइन में आप लिखो तो 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, यानी आप मान लो x डाइन, ठीक है। और आपको बेसिकली यही फाइंड करना है कि ये x का वैल्यू क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं, जो सिंपल प्रोसेस है हमारा, जो काफी स्टैंडर्ड बुक्स में भी दी गई है, आपको SC वर्मा में भी एक सॉल्व एग्जांपल इसी तरह से बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप कैसे बनाओगे इस चीज को मैं आपको बता दूं। आपको बेसिकली क्या करना है बताओ, आपको ये न्यूटन जो है, ये न्यूटन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये न्यूटन किसका यूनिट है, एसआई यूनिट है फोर्स का। तो मैं आपको बता दूं फोर्स का ये यूनिट है, तो यहां पे लिख दिया हमने, ये एसआई यूनिट है फोर्स का, ठीक है। और ये डाइन है, ये कौन सा यूनिट है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है ये डाइन, ठीक है, फोर्स का यूनिट। तो आपको एसआई से सीजीएस में जाना है बेसिकली। तो देखो एसआई में, ठीक है, आपका जो मास होता है, लेंथ होता है, और जो आपका टाइम होता है वो किस चीज में होता है ये बताओ। मास होता है आपका केजी में, लेंथ होता है आपका मीटर में, और टाइम जो होता है वो आपका होता है सेकेंड में। सीजीएस में आपका मास किस में होता है, मास होता है ग्राम में, लेंथ होता है मीटर में, और टाइम होता है सेकेंड में। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये केजी मीटर सेकेंड को चेंज कर देना है ग्राम मीटर, सॉरी ग्राम, यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर होगा, आई एम सॉरी, ठीक है। लेंथ जो आपका सेंटीमीटर में होता है वहां पर सीजीएस में, तो ये आपको बेसिकली ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। केजी मीटर पर सेकेंड को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना है बेसिकली। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको पहले इस चीज को मिटा देता हूं, ठीक है, फिर मैं प्रोसेस वाइज आपको बतलाता हूं। तो मैं अभी तक आपको क्वेश्चन का फील दे रहा था कि आपको बेसिकली करना क्या है। अब मैं बताता हूं आपको सॉल्व कैसे करना है। आपको बस ये लिखना है, देखो 1 न्यूटन इक्वल टू आपका है x डाइन, ओके। अब आप इसको सॉल्व करो। 1 न्यूटन को आप केजी में लिखोगे, केजी मीटर पर सेकेंड में लिखोगे, तो आप कैसे लिख सकते हैं बताओ। फोर्स इक्वल टू हम क्या समझते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को क्या लिख सकते हैं केजी, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू, ठीक है, तो यानी 1 न्यूटन को आप कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने यहां पर न्यूटन को चेंज कर लिया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये है आपका डाइन, ठीक है, डाइन, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हमने क्या करना था, हमने केजी मीटर पर सेकेंड को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज करना था। तो हम क्या करेंगे, यहां पर केजी को कर लेंगे ग्राम में, तो हमने लिख दिया 1000 ग्राम इनटू मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई ये है आपका सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको लिखेंगे, सेकेंड को तो वैसे ही रहने देना है, 1 सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू एक्स डाइन, ठीक है। अब आप देखो यहां पर आपके सामने 3 जीरो है, 1 के सामने, और यहां पर 2 जीरो है, तो टोटल 10 की पावर कितनी होगी बताओ। 10 की पावर हो गई 5, और आप इसको यहां पर लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका एक्स डाइन। और अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, यही डाइन तो एक्चुअली इक्वल है किसके, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो हमारा एक्स का वैल्यू है, ये कंपेयर करके कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू हमारा आ जाएगा, मैं यहां पर लिख दूं 10 टू द पावर 5। इसका मतलब बोलो 1 न्यूटन इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन,
तो ये हमने एक सिंपल प्रोसेस से इसको सॉल्व कर लिया है। आपने देखा मैंने क्या करा, मैंने अभी कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं बताया, इसका फॉर्मूला है मैं आपको बता दूं, बट वो आपको लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जैसे मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, इसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, तो आप इस प्रोसेस से बनाओगे तो वो आपको कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है, और आपको वो समझने में भी काफी हेल्प करेगा। तो अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है, और हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है 1 जूल इक्वल टू कितने अर्जेस हैं ये आपको बताने हैं। 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्जेस, तो आपको ये बतलाना है बेसिकली। तो आप यहां पर लिखेंगे 1 जूल, ठीक है, इक्वल टू एक्स अर्ज, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अर्ज क्या है? सीजीएस यूनिट है, यानी यहां पर जो यूनिट्स होंगे वो किसमें होंगे? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। और यहाँ पर जूल जो है ये कौन सा यूनिट है? तो ये आपका एसआई यूनिट है, यानी यहाँ पर जो यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी? केजी, मीटर और सेकंड में। तो आपको बेसिकली केजी मीटर सेकंड में चेंज करके जूल को फिर उसको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में चेंज करना है, देन आपको एक्स का वैल्यू अपने आप मिल जाएगा इक्वेट करने पर, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा है। तो आपको 1 जूल को आप चेंज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसका जो केजी में यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स अर्ज। एंड अगर आप यहां से इसको सॉल्व करो तो देखो 1 और केजी को आप कैसे लिख सकते हैं? 1000 ग्राम एंड मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स अर्जेस, ठीक है। एंड यहां पर आप देखो, यहां पर टोटल 10 के कितने पावर्स हैं? यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 2, यानी 3 + 2 टोटल हो गए 10 टू द पावर 7। 10 टू द पावर 7 आप लिख सकते हैं यहां पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर इंटू ये सेंटीमीटर, तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू एक्स अर्ज। एंड यही जो x है बेसिकली आप कह सकते हैं ये x का वैल्यू आ गया आपको 10 टू द पावर 7। एंड ये जो अर्ज है, चूंकि ये सीजीएस यूनिट में है, तो यही है बेसिकली क्या? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहां से आपको वैल्यू कितना आ गया? 10 टू द पावर 7, यानी आप बोल सकते हैं 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्जेस होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सप्रेस इट इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हियर डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। मैं आपको बता दूं, देखो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को चेंज करना है एक्स डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आप इसको कैसे चेंज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको इसको चेंज करने के लिए बेसिकली कुछ नहीं करना है। 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन को आप चेंज करेंगे केजी मीटर और सेकंड में, तो आप ले सकते हैं क्या? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर पहले से ही नीचे था, इक्वल टू एक्स डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इसमें यही चेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर केजी को करना होगा चेंज ग्राम में, मीटर को चेंज करना होगा सेंटीमीटर में, सेकंड तो आपका वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका मीटर है इसको भी किस में चेंज करना होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ देखो डाइन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो आपको इसको चेंज करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर 19 इंटू 10 टू द पावर 10 और केजी को लिखोगे आप 1000 ग्राम इंटू मीटर को आप लिखोगे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर को आप लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ आप? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको लिखोगे कितना? एक सेकेंड, आई एम सॉरी, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं इसको 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ एक्स डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगे, ये 100 पूरा चला गया, यहाँ पे 2 0 और यहाँ के इसके 2 0 चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर बस एक 10 का पावर बचा जो इसमें ऐड कर देंगे, यानी ये आपको कितना आ गया? 19 इंटू 10 टू द पावर 11 और ये ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है बेसिकली? यही आपका है क्या? डाइन। तो आप लिखो इसको ग्राम सेंटीमीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपका है बेसिकली डाइन इंटू 1/सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं x डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखो यही चीज आपका क्या है, डाइन है ना, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है, देखो यहाँ पर नीचे। तो x का वैल्यू आपको क्या आ गया, दैट इज 19 इंटू 10⁻11। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा है। ठीक है, आपको आगे भी अगर जो भी क्वेश्चन डाउट होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में जो भी मैंने बताया, आपको कोई अगर डाउट है आप उसको कमेंट में जरूर बताएं। आई विल रिप्लाई विद इन 1 आवर, आपको मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसी के साथ इस वीडियो को यार समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है एंड थोड़ा लेंदी भी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड जो इसका फॉर्मूला है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने का फॉर्मूला है, उसको फॉर्मूला को मैं बताऊंगा एंड देन उस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी तो प्रैक्टिस करने बाकी है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ यार वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फ्रॉम एससी वर्मा, फ्रॉम सिंगेज, ओके। एंड उसके बाद हम लोग डीपीपी करेंगे सॉल्व एंड देन उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो यार अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटेंट मिलता है फॉर क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स। ठीक है, थ्रू आउट द होल ईयर अप टू जेई लेवल। मैं आपको बता दूं ये आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें एंड अगर यार वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।